तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। तो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। तो अगर मैं तुमको बिल्कुल एक बेसिक सी डेफिनेशन दूं कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या? नेशन की इनकम। एक इंडिया की जितनी भी इनकम के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। हमारी इंडिया जितना भी पैसा कमा रही है उस पैसा कमाने की प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम। ये बिल्कुल मैंने तुम लोगों को एक बेसिक डेफिनेशन बता रखी है। अब हमारे कोर्स में नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के 3 वेज दे रखे हैं। सारे वेज के अगर अपन नाम देख ले तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को फाइंड करने से पहले और इन तरीकों को पढ़ाने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी मैंने तुम लोगों को एक बिल्कुल बेसिक सी बात बता दी है। नेशनल इनकम क्या? कंट्री की इनकम रेफर्स टू नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को फाइंड करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। और वो मैंने तीनों मेथड का नाम लिख दिया। ये अपन ने बिल्कुल एक बेसिक सी बात देख ली। अब मैं क्या बात करने वाला हूं तुम लोगों के साथ? नेशनल इनकम के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं। यहां सारे मैं कंपोनेंट्स लिख देता हूं उसके। और आज का लेक्चर हमारा पूरा कंपोनेंट्स की स्टडी करने में ही लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन तुमको भी बता नहीं रहा हूं, मैं तुमको बस अभी बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि 1-2 दिन जब तुम उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर लोगे तब नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझना तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे जो पहला इसका कंपोनेंट होता है वो होता है जीडीपी एट एमपी। मैं को 2 मिनट का टाइम दो, मैं सारी चीजें लिख देता हूं। GNP at MP, NDP at MP, NNP at MP। फिफ्थ होता है GDP at FC। सिक्स्थ होता है GNP at FC। फिर होता है NDP at FC एंड 8th वन इज NNP at FC। सर आपने ये जो चीजें लिखी 1 से लेकर 8 तक, इसका सीक्वेंस होना जरूरी क्या? नहीं बेटा, इसका कोई सीक्वेंस होना नहीं जरूरी है। बट एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट पर तुम इसी कंपोनेंट को रखना और लास्ट पर तुम इसी कंपोनेंट को रखना। क्योंकि हमारी जो नेशनल इनकम की बेसिक इनकम होती है, क्या बोल रहा हूं भैया मैं, जो हमारे नेशनल इनकम की बेसिक इनकम होती है वो जीडीपी एट एमपी से स्टार्ट होती है। और जो हमारे नेशनल इनकम की एक्चुअल इनकम होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होती है, वो हमारी एनएनपी एट एफसी पर आती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, तो आप बोलोगे एनएनपी एट एफसी। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, तो आप बोलोगे जीडीपी एट एमपी। इन सब के अगर मैं तुम लोगों को फुल फॉर्म बताऊं, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। और बस ये वाला जी इधर आके क्या हो गया? एन। एन का मतलब होता है नेट, और इधर जो बीच वाला एन है इसका मतलब होता है नेशनल। तो मैं आप लोगों को सारी बातें लिखा देता हूं कि ये जो जी है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एंड देन डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब कितना प्रोडक्शन तुमने करा एक पूरे साल के अंदर। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और इधर एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। एन का मतलब होता है नेट, और एक और एन का मतलब होता है नेशनल। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले जब एन की बात कर रहा हूं तो उसको क्या कहा जाएगा? नेट। और जब मैं मिडिल वाले एन की बात कर रहा हूं तो उसको क्या बोला जाएगा? नेशनल। तो अभी तक हमने कितना डिस्कस करा? नेशनल इनकम की डेफिनेशन मतलब क्या? एक कंट्री की इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन उस टॉपिक को अपन ने बिल्कुल स्किप करके एक नए टॉपिक पर आ गए। नेशनल इनकम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 8 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्ट होता है जीडीपी एट एमपी से और खत्म होता है एनएनपी एट एफसी पर। बेसिक फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम को जीडीपी एट एमपी कहा जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी कहा जाता है। तो यार ये ग्रॉस, नेट, एफसी, एमबी, इन सब का क्या रिलेशन है? तो चलिए आइए अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं सब के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब हम पढ़ेंगे, इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
सबसे पहला यहां मैंने लिखा ग्रॉस वैल्यू और यहां मैंने लिखा नेट वैल्यू। या तुम ऐसा हेडिंग ऐसी भी डाल सकते हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। तुम हेडिंग क्या लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट की, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, कि ग्रॉस और नेट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मैंने ग्रॉस की जगह ग्रॉस वैल्यू लिख दिया और नेट को मैंने लिख दिया नेट वैल्यू। इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो ग्रॉस वैल्यू को हम परचेस वैल्यू भी बोल सकते हैं और नेट वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब जरा मेरी बात समझना बेटा, है ना। आज से मैंने 2 साल पहले सैमसंग का एक फोन खरीदा था जिसका मॉडल वर्जन है A50। तो तब उसकी प्राइसेस थी कुछ मान के चलो मार्केट में 20,000 रुपीज। आज से मैंने कब खरीदा था, 2 साल पहले। और अगर आज इसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं या मैं ऐसा पूछूं उसी मोबाइल की आज की तारीख में वैल्यू क्या होगी, तो क्या वो 20,000 ही होगी। क्वाइट ऑब्वियस है वो 20,000 तो नहीं होगी। मान के चलते हैं कि आज के टाइम पर उसकी प्राइस हो गई है 12,000 रुपए। तो जब 2 साल पहले ये मैंने मोबाइल खरीदा था तो उसको हमने ग्रॉस वैल्यू माना, ग्रॉस वैल्यू को ही परचेसिंग वैल्यू बोलते थे। तो खरीदा कितने में था, मैंने 20,000 में। लेकिन आज की तारीख में वही मोबाइल की प्राइस कितनी हो गई है, 12,000। तो इतनी सी बात समझो कि 2 साल पहले जो प्राइस थी 20,000, 2 साल बाद जो प्राइस है 12,000, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, तो आप क्या बोलोगे, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिकली है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलोगे कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। लेकिन अगर उल्टा बोल दिया कि नेट से ग्रॉस पर आना है तो तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। और इस केस में डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000 रुपए का। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, सीधी सी बात है, ग्रॉस से नेट जा रहे हो डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट से ग्रॉस आ रहे हो डेप्रिसिएशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, श्योर हो। इनकेस अगर नोट करना चाहते हो तो प्लीज कर लीजिए। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैं इन सबको रब कर रहा हूं। चलिए अब मैं सेकंड कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल। अभी मैंने तुम लोगों को बताया ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का रिलेशन क्या होता है। अब मैं तुमको बता रहा हूं डोमेस्टिक एंड नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, या डोमेस्टिक एंड नेशनल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब देखो बिल्कुल आसान शब्दों में समझो, डोमेस्टिक मतलब कंट्री की इनकम, और जब उसी कंट्री की इनकम में मैं बाहर की इनकम, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम, फॉरेन की इनकम जब जोड़ देता हूं तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। ये बात ध्यान रखना, डोमेस्टिक मतलब हमारे घर की इनकम, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की इनकम। लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें फॉरेन कंट्री की इनकम, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम जब ऐड कर दे रहा हूं तो उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आया कैसे जाए, मैं यहां लिख देता हूं, चलो थोड़ी जगह कम है उधर, यहां लिख देता हूं मैं डोमेस्टिक और यहां लिख देता हूं मैं नेशनल। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया तुमको, बाहर की इनकम क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो तुमको उसमें ऐड करना पड़ेगा NFIA। अब NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से अगर आपको जो भी इनकम हो रही है, अगर आपने उसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया, अगर आपने उसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम पर। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए आपको NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब आप उल्टा पूछ लिया अगर आपसे कि अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे आए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIS को शॉर्ट में बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझना, फैक्टर इनकम कब होती है,
मान के चलो डोमेस्टिक कंट्री ने बाहर की कंट्री को कुछ फैक्टर सर्विसेज दी, तो उसके बदले में हमको क्या रिसीव होगा? फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम रिसीव कहां से हो रहा है? अब्रॉड से रिसीव हो रहा है। तो अब्रॉड से होने वाली इनकम को जब हमने डोमेस्टिक में ऐड कर दिया तो हम कहां पहुंच गए? नेशनल। और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए इसी को माइनस कर दिया। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना। क्या लिख रखा है बेटा? एनएफआईए का मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के इधर क्या लिख रखा है मैंने? नेट भी लगा रखा है। तो ये नेट का मतलब प्लस माइनस करके ये हमको फाइनल वैल्यू दे रखी है। अब सुनना बेटा, बाहर से अगर हमको कुछ इनकम हो रही है तो हमने भी तो बाहर वालों को कुछ इनकम करवाई होगी। मतलब पैसा आया है अब्रॉड से तो पैसा अब्रॉड गया भी तो होगा। तो ये नेट का मतलब क्या? ये उसी का डिफरेंस है। नेट का मतलब क्या? ये उसी चीज का डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि एनएफआईए का भी एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से हम जब माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर इतना ज्यादा क्रिटिकल ही नहीं कि समझ ही नहीं आए। यहां पर हमने डायरेक्टली किसकी बात करी थी? नेट की। तो नेट का मतलब क्या? वो ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन करके आपको क्या कर देता है? फिगर दे देता है। बात आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा? बाहर से कुछ पैसा आ रहा है, सपोज करो 1000 करोड़ रुपए आ रहा है, और हमने बाहर को कुछ पैसा दिया, सपोज करो 800 करोड़ रुपए दिया। 1000 करोड़ आया, 800 करोड़ गया, नेट फिगर कितना बचा? 200 करोड़। तो उस 200 करोड़ को हम क्या बोलेंगे? एनएफआईए। तो अगर एग्जाम के अंदर एनएफआई आपको डायरेक्टली दे दिया, बहुत अच्छी बात है। एनएफआई डायरेक्टली नहीं दिया तो वह आपको ये दोनों अमाउंट दे देंगे, बाहर से कितना पैसा आया और बाहर को कितना पैसा गया। जब आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप बेटा क्लियर होगा ये। अब मैं ये चीज को भी मिटा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है बेटा, इतना समय काफी है। अब मैं आप लोगों को जो थर्ड रिलेशन बता रहा हूं वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो ये लिख देते हैं FC, ये लिख देते हैं MP। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट का पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे एक मान के चलो, एक मिनट यार तार उलझ गई है मेरी। ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी उलझी पड़ी है, कॉलर माइक की तार भी उलझ रही है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो फैक्टर कॉस्ट का अगर मैं आप लोगों को मीनिंग समझाऊं, समझना बड़े ध्यान से। जब भी कोई प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज जब मैन्युफैक्चर करता है, तो मैन्युफैक्चर करने पर उसकी जेब से जो पैसा लगता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। मतलब जब वो प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस करा तो वो चीज उसको कितने में पड़ी, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट टू द प्रोड्यूसर रेफर्स टू फैक्टर कॉस्ट। फिर इस फैक्टर कॉस्ट पे गवर्नमेंट की नजर रहती है, रुक भाई तूने कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करी ना, अब रुक जा, मैं तेरे से क्या करूंगा? टैक्सेस भी चार्ज करूंगा। क्या करूंगा भैया? मैं तेरे से टैक्सेस भी चार्ज करूंगा। तो फैक्टर कॉस्ट देखो, मैं एक तुम लोगों को छोटी सी बात अगर और ज्यादा बताऊं तो एक बेटा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका नाम होता है एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम रहता है जो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करता है तो गवर्नमेंट उससे कुछ टैक्स का पैसा चार्ज करती है, और वो टैक्स का पैसा क्या करता है? प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेता है। फॉर एन एग्जांपल मान के चलो मैं ये चौक का मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे ये एक चौक पड़ रही है 10 रुपए में, तो गवर्नमेंट बोलेगी ये 10 रुपए में नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इससे आपसे टैक्स लेंगे, और उन्होंने टैक्स लिया 2 रुपए। तो मैं क्या करूंगा? ये जो चौक मुझे 10 रुपए में पड़ी थी और जो 2 रुपए गवर्नमेंट ने मुझसे टैक्स लिया, वो 2 रुपए में आके इसी कॉस्ट में जोड़ दूंगा। तो जब मैंने अपनी कॉस्ट में वो टैक्स का पैसा ऐड कर दिया तो अब वो फैक्टर कॉस्ट नहीं रही, अब वो क्या बन जाएगी? मार्केट प्राइस। अब वो क्या बन जाएगी? मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करना पड़ेगा आपको? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। पर लेकिन बेटा कभी कभी गवर्नमेंट का मूड बड़ा अच्छा रहता है, वो आपसे टैक्सेस चार्ज करने की जगह पर वो आपको सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी का मतलब क्या? आपको आपकी कॉस्ट में छूट दे देना। गवर्नमेंट बोलती है तुम तो इस चीज का प्रोडक्शन करो, 40% पैसा हमसे ले लेना। मान के चलो मैं एक चौक यूज कर रहा हूं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, आज खत्म होती तो 1 साल होती। तो गवर्नमेंट को मेरा इन्वेंशन इतना पसंद आया, गवर्नमेंट ने बोला
कि आप तो चौक का प्रोडक्शन करो, आपको जो कॉस्ट आए 40% हमसे ले लेना। मान के चलो अगर मुझे 1000 करोड़ रुपए की कॉस्ट लग रही है तो गवर्नमेंट ने बोला 40% पैसा हमसे ले लो, तो गवर्नमेंट ने जब इसका 40% दिया मतलब गवर्नमेंट ने मुझे कितने रुपए दे दिए होंगे, काफी सारे। मैंने अभी अमाउंट कितना बोला मैं भूल गया, मैं फिर से बोल देता हूँ। मान के चलो अगर ये चौक मुझे 1000 रुपए का प्रोडक्शन पड़ा, गवर्नमेंट ने बोला 40% हमसे ले लो, तो 400 रुपए मुझे गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, तो बेसिकली चौक मुझे कितने में पड़ेगी, अब 600 रुपए में। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट कभी कभी टैक्सेस चार्ज करने की जगह पर हमको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। सब्सिडी प्रोवाइड करना हमको हमारी कॉस्ट में छूट दे देना। तो अगर टैक्सेस चार्ज करे तो कॉस्ट में ऐड करा, लेकिन अगर छूट दी तो उसको कॉस्ट से माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर देंगे हम सब्सिडी। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए हमको इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना पड़ेगा और उसमें से सब्सिडी फिर माइनस कर देनी पड़ेगी, और इसका वैसा वर्सा। और अगर एमपी से इधर आना है तो माइनस कर दूंगा मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर दूंगा मैं सब्सिडी, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, एक होता है एनआईटी, एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा फिर आपके पास, एनआईटी। मैंने यहाँ आप लोगों को ओपन करा के बता रखा है, कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को ये इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी अलग अलग करके दे रखा है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में डायरेक्ट वो वर्ड क्या यूज कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसका मतलब कुछ कुछ ऑथर्स या कुछ कुछ बुक वालों ने इस तरीके से समझा रखा है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए एनआईटी को प्लस कर दो और मार्केट प्राइस से एफसी पे आने के लिए एनआईटी को माइनस कर दो। तो मुझे ये पसंद आता है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये हमने नेशनल इनकम के एक बहुत तगड़े से बेसिक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बेसिक के बाद क्या करेंगे, हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले। जय हिंद।